नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समसामयिक विषयों पर आधारित राज्यसभा टीवी की खास पेशकश आज की चर्चा में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आज की हमारी चर्चा का विषय है बीपीओ और आईटी सेवाओं के लिए नए दिशा निर्देश। दरअसल सरकार के दूरसंचार विभाग ने देश के आईटी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए एक बड़ा सुधारवादी कदम उठाया है। सरकार ने आईटी उद्योग, विशेष रूप से बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी कि बीपीओ और आईटी सेवाओं के क्षेत्र में काम और कारोबार को और आसान और बेहतर बनाने के उद्देश्य से नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अन्य सेवा प्रदाता यानी कि ओएसपी दिशा निर्देशों को काफी सरल कर दिया गया है। नए दिशा निर्देश बीपीओ उद्योग के नियमों के बोझ को काफी कम कर देंगे। बीपीओ और वर्क फ्रॉम होम के कोरोना काल में दी गई विशेष छूट को अब स्थायी रूप से लागू कर दिया गया है। बीपीओ और आईटी सेवाओं को और सरल बनाने के लिए जो नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनमें अदर सर्विस प्रोवाइडर को रजिस्ट्रेशन की जरूरत से अब छूट दी गई है, यानी कि अदर सर्विस प्रोवाइडर्स जो है उनको रजिस्ट्रेशन अब नहीं कराना होगा। साथ ही आईटी उद्योग को और सरल बनाने की ये जो दिशा निर्देश है उनमें बैंक गारंटी सरकार के पास रखने की अब कोई आवश्यकता, कोई अनिवार्यता नहीं है। साथ ही एक स्थिर आईपी रखने की बाध्यता को भी पूरी तरह से समाप्त किया गया है। समय समय पर रिपोर्ट भेजने की जो बाध्यता थी, नियमित अंतराल पे जो रिपोर्ट भेजने की जरूरत थी, उसको भी इस दिशा निर्देश में समाप्त किया गया है। साथ ही भारत में वर्क फ्रॉम होम या कहीं से भी काम करने की सुविधा को अब स्थायी कर दिया गया है। डायग्राम को प्रकाशित करने की जरूरत अब नहीं है। साथ ही दंडात्मक प्रावधानों को इसमें समाप्त किया गया है। आईटी और बीपीओ उद्योग को इससे बहुत प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है, एक बूस्ट मिलेगा। आईटी और इनसे जुड़े उद्योगों में निवेश को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। तो कुल मिला के ये ऐसी चीजें हैं और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके इस संबंध में कहा कि केंद्र सरकार देश में वृद्धि व नवोन्मेष के लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने के लिए हर संभव जो है वो कोशिश कर रही है। उन्होंने बीपीओ उद्योग और आईटी सक्षम सेवाओं के लिए दिशा निर्देशों को सरल बनाए जाने का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने लगातार ट्वीट किया इस बारे में और कहा कि कारोबार को सुगम बनाने और भारत को आईटी का हब बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। आइए मैं उनका तारुफ आपसे करा दूं। अभिषेक सिंह हैं, सीईओ यानी जीडी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से। सर, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही आशीष अग्रवाल हैं, हमारे साथ वरिष्ठ निदेशक हैं पब्लिक पॉलिसी नेस्कॉम। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सर, ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं, प्रधानमंत्री ने भी इसके लिए लगातार ट्वीट किया और कहा कि ये आईटी क्षेत्र के लिए एक बूस्ट साबित होगा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी इसको काफ़ी सराहा है। नए दिशा निर्देशों पर सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगी। सर, पहला सवाल आशीष अग्रवाल जी आपसे है। जैसे आपने बोला, ये एक बहुत बड़ा सुधार है जी। और ये जैसे ही हमारा ये कोविड संकट आया था मार्च में जी। उसके बाद ही ये वर्क फ्रॉम होम की एक प्रक्रिया शुरू हो गई थी और किसी को नहीं पता था कि ये कितने टाइम तक चलेगी और इसका कैसे इंडस्ट्री और गवर्नमेंट और जो एम्प्लॉयज हैं वो इसको कैसे आगे लेंगे। और लेकिन हमने पाया कि ये काफी सक्सेसफुल रहा है। तो नेस्कॉम और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और पीएमओ और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सबने देखा कि ये आज की डेट में एक बहुत ही जरूरी विषय है कि ये इंडस्ट्री जो निर्यात करती है, 191 बिलियन डॉलर का निर्यात है हमारी इंडस्ट्री का, जो लगभग 7% हमारी जो जीडीपी है उसका इक्वल आता है। तो इसको प्रोत्साहित करने के लिए इसमें क्या किया जा सकता है? तो अभी इस रिफॉर्म से हमारी इंडस्ट्री में काफी बेनिफिट आएंगे और हमें लगता है कि ये बहुत ही बड़ा रिफॉर्म हमारी इंडस्ट्री के लिए हुआ है। करीब 20 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय बीपीओ सेक्टर में काम करते हैं, तो उनके लिए इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। जी बिल्कुल। और अभिषेक सिंह जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। जिस तरीके से जो दिशा निर्देश लागू किया गया है और जैसा कि आशीष जी भी बता रहे थे कि एक बूस्ट होगा बीपीओ इंडस्ट्री के लिए, आपको क्या लगता है कितना लचीलापन जो है वो आईटी सेक्टर में इन नए दिशा निर्देशों के लागू होने के बाद हम देखेंगे और इससे कितनी प्रोडक्टिविटी जो है उसमें इजाफा होगा? देखिए, जैसा आशीष जी ने बताया, ये सेक्टर भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लाखों लोगों को रोजगार देता है, जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है और दुनिया भर की जो ऑफशोर आउटसोर्सिंग का जो काम है उसका लगभग 63% भारत में है। तो ये जो दिशा निर्देश सरल किए गए हैं, इसका सबसे बड़ा एक फायदा होगा कि जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज की हम बात करते हैं, उस शहरों में
बीपीओ इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी और उस ग्रोथ से हम न सिर्फ अपनी डोमेस्टिक बीपीओ रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएंगे बल्कि दुनिया भर में आउटसोर्सिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक बहुत ही कठोर, बहुत ही कड़ा कदम है और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और भी ज्यादा सरल बनाएगा और हमारे देश के जो उद्यमी हैं, जो आईटी और बीपीओ सेक्टर देश के विभिन्न भागों में बनाना चाहते हैं, जो कि छोटे शहरों में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, जेएनके में हो, तो वह सब इससे संभव हो पाएगा। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले वर्षों में यह सेक्टर जो पिछले कई वर्षों में भी सबसे तेज रफ्तार से ग्रोथ दिखाने वाला सेक्टर है, तो आने वाले वर्षों में भी ये काफी ग्रो करेगा और हमारी जो $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी का जो हमारा गोल है, जो हमारी ऑब्जेक्टिव है, उसको चरितार्थ करने में बहुत ज्यादा मदद कर पाएगा। जी बिल्कुल। आशीष जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। हमने देखा कि कोविड पीरियड से हम सभी गुजर रहे हैं और इस दौरान जो है वर्क फ्रॉम होम जो है उसे स्टार्ट किया गया और इसमें वर्क फ्रॉम होम या भारत में कहीं से भी काम करने की जो सुविधा है उसको स्थायी किया गया है। इसे आप कितना बड़ा कदम मानते हैं और बीपीओ सेक्टर में इससे किस तरह का बदलाव आप देखते हैं? देखिए, अगर आप सोचेंगे और सुनेंगे कि वर्क फ्रॉम होम करने के लिए सरकार से एक परमिशन की जरूरत है, तो ये अपने आप में एक अचंभित करने वाली बात है। लेकिन यही रिक्वायरमेंट हमारी इंडस्ट्री के लिए, बीपीओ के लिए थी। इनफैक्ट अगर हमारा एक सेंटर को वर्क फ्रॉम होम करना है किसी एक कंपनी को, तो उसके लिए करीब करीब 1 करोड़ तक की बैंक गारंटी देनी पड़ती थी। तो अब ये रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है। अब मान लीजिए अगर अब कोई कंपनी आगे जाकर, क्योंकि अभी हमने कोविड में देखा कि 90% से ज्यादा काम वर्क फ्रॉम होम से हो रहा है और इससे इंडस्ट्री कंफर्टेबल है और आगे जाके एक ब्लेंडेड मॉडल जिसमें इंडस्ट्री को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि वो घर से भी एम्प्लॉयज काम कर सकें और वो ऑफिस से भी काम कर सकें, क्योंकि ये डिपेंड करता है काम किस प्रकार का है। तो आप देखिए कि आज हमारे देश में हम बड़ी जल्दी से कोई भी कार हो, कोई भी बिजनेस हो, उसको हम ग्रो कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास काफी टैलेंट है। लेकिन ये टैलेंट जगह जगह है, ये बैंगलोर और गुड़गांव में नहीं है, ये सिर्फ दिल्ली और पुणे में नहीं है। तो अगर हमें ये टैलेंट को टैप करना है और इसका सही यूज करना है, तो जैसे मान लीजिए अगर आप कोई कंपनी चाहे कि वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एम्प्लॉयज, इंग्लिश स्पीकिंग एम्प्लॉयज को यूज करना चाहती है, या मान लीजिए जैसे अभिषेक जी ने बताया किसी भी टायर 2 सिटीज में काम बढ़ाना चाहती है, या महिलाएं वो काम करना चाहती हैं लेकिन वो पार्ट टाइम ही कर सकती हैं और वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहती, अपना शहर नहीं छोड़ना चाहती। जो लोग होते हैं जिनको कुछ कठिनाई है या कोई डिसेबिलिटी है, वो लोग घंटों घंटों अपना ट्रैवल करके काम करने में उनको तकलीफ होती है। तो हमारी इंडस्ट्री को ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी जो कई छोटे देश जो हमसे compete करना चाहते हैं लेकिन वो इस तरह का स्केल नहीं धारण कर सकते। तो हमारे टैलेंट को पूरी तरीके से, सक्षम तरीके से उसको इस्तेमाल करने के लिए ये सबसे बड़ा बूस्ट है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा बूस्ट है, खासकर वो लोग जो वर्क फ्रॉम होम को भी प्रेफर करते हैं। काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि हम हर जगह से लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। अगला सवाल मेरा अभिषेक सिंह जी आपसे है। जिस तरह की बातें अभी आशीष जी ने की, क्या आपको लगता है इससे जो है क्वालिटी इन्हांसमेंट की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगा? साथ ही जो 2 और चीज़ें हैं कि इसको रखने के लिए आपको सर्विस प्रोवाइडर को रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी, साथ ही साथ समय समय पर रिपोर्ट भेजने की बाध्यता नहीं है, दंडात्मक जो प्रावधान है उनको भी खत्म किया गया है। इससे कितनी पॉजिटिव इफेक्ट होंगे? देखिए, इससे काफी ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होंगे कि कई बार क्या होता है कि जब बहुत कड़े नियम हो जाते हैं, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट हो जाती है, बैंक गारंटी जमा करना होता है और जो ब्यूरोक्रेटिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उससे जो नए एंट्रेंट्स हैं इस फील्ड में एंटर करने जो चाहते हैं उनको बहुत परेशानी होती है। और ये जो पूरा मार्केट है आईटी बीपीओ सेक्टर का, वो कुछ चुनिंदा कंपनी जो काफी पहले से एस्टैब्लिश्ड हैं उन तक सीमित रह जाता है। उसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस है, तो अल्टीमेटली ये जो हमको अगर पूरी दुनिया में कम्पिटिटिव रहना है तो हमारा जो कंप्लायंस का कॉस्ट है वो कम रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर जितनी ज्यादा हम जटिलताएं बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा उसकी सर्विस की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो हम ग्लोबली कम्पिटिटिव नहीं हो पाएंगे। तो जब हम इसको छोटे शहरों में ले जा रहे हैं, नए उद्योगपति, नए जो इन्वेस्टर्स हैं, नए स्टार्टअप जो में काम करने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको अगर हम मौका दे रहे हैं तो इससे हमारी जो सर्विस है एफिशिएंट होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, कॉस्ट लो होगी और इससे जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है कि जो ज्यादा टायर 2 टायर 3 सिटीज में और भी ज्यादा आईटी बीपीओ सेक्टर का विकास होगा वो होगा। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज जो इस सिस्टम से जाता है कि हम ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम्स की ओर जा रहे हैं।
बजाय इसके कि आप बैंक गारंटी दे के कंप्लायंस इंश्योर करें, आप ये माने कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है और जो रिलायबिलिटी ऑफ सर्विस है और जो एश्योरेंस है कि हम अच्छा काम करते हैं, दैट वो बेंचमार्क बन जाता है, बजाय कि हम एक बैंक गारंटी दे करके हम आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी या बैंक गारंटी का नुकसान होगा, उससे हम कंप्लायंस इंश्योर करें। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है और इससे मुझे आशा है कि बहुत नए-नए एंटरप्रेन्योर्स, बहुत नई कंपनीज इस दिशा में निवेश करेंगी और हमारे देश में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा और क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी बढ़ेगी और हम भारत में और ग्लोबली एक आईटी और बीपीओ आउटसोर्सिंग सर्विसेज देने में सक्षम हो पाएंगे। जी बिल्कुल। आशीष जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हमेशा से हमारे प्रधानमंत्री का जोर रहा है। पिछले कई सालों में हमने देखा है कि भारत के आईटी क्षेत्र ने काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ किया है और अब ग्लोबल लेवल पे हम बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज किए जाने लगे हैं। ये जो इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही जिस तरह के दिशा निर्देश से लचीलापन आया है, निवेश की संभावनाओं को आप कितने इसके जरिए कितना ज़्यादा आप देखते हैं कि उसमें भी इजाफा होगा? आपने एकदम सही पूछा क्योंकि हमारा जो ग्लोबल मार्केट शेयर है वो अभी अगर हम टोटल सोर्सिंग बिजनेस का शेयर देखें वो करीब 55% है। जी। काफी ऐसे कंपनीज हैं जो अपना ग्लोबल सेंटर इंडिया में ही चलाते हैं। जो मान लीजिए कि वो अपने पूरे 80-100 देशों के ऑपरेशन उसका जो हब है वो इंडिया को रखते हैं। तो अब उन कंपनीज के लिए जो अभी इंडिया में नहीं आए हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है जो अपना सोच रहे थे कि अभी पैंडेमिक के चलते कि अपनी ग्लोबल वैल्यू चेन को कैसे स्ट्रांग बनाएं, तो उनके लिए ये एक तरीके से इन्विटेशन है कि आप जल्दी आइए और यहाँ पर ग्रो करिए। और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं जिन्होंने देखा है कि इंडिया में आने से क्या एडवांटेज है, उनको भी प्रोत्साहन मिला है कि अब वो बढ़ चढ़कर इसको बढ़ा सकते हैं, इसको आगे और भी इसको इंडिया में ग्रो कर सकते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत बड़ा कदम है और कुछ और भी कदम है जो आई थिंक हम आगे चल के बात कर सकते हैं कि और इसके अलावा और क्या चाहिए अभी इसको पूरी तरह से हमें यूज करने के लिए जो ये ओएसपी का रिफॉर्म सरकार ने किया है। जी बिल्कुल। अभिषेक सिंह जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा। कहा यह जा रहा है कि इन सुधारों से भारत के जो 40 अरब डॉलर की बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री है उसको काफ़ी बूस्ट मिलेगा, काफ़ी ग्रोथ मिलेगी। इसको लेकर आपका क्या टेक है? ये बिल्कुल जैसा बताया आशीष जी ने और जैसा आपने भी कहा, यह एक ऐसा कदम है जिससे कि हमारे इस फील्ड में जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी जो प्रेजेंस है और भी ज़्यादा सुदृढ़ होगी। और जब ग्लोबली हम कम्पिटिटिव सर्विसेज ऑफर करेंगे, विभिन्न भाषाओं में ऑफर करेंगे, हमारे अपने देश में अगर तमिल में किसी को कॉल सेंटर सर्विस चाहिए तो वो अगर उद्योग तमिलनाडु में लगता है तो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। नॉर्थ ईस्ट में जैसे टेलीकॉम के अगर आपको कॉल सेंटर एस्टैब्लिश करने हैं तो बजाय इसके कि अगर हम वहाँ के लोगों को हायर करते हैं तो वो कम कॉस्ट में भी हायर होंगे, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी और सर्विस अच्छी होगी और कनेक्टिविटी और जब सब चीज़ों का विकास हो रहा है तो वो उद्योग वहाँ एस्टैब्लिश होने में, वहाँ के लोगों को रोजगार देने में सफल हो पाएगा। और जब टायर 2 और टायर 3 सिटीज में इन्वेस्टमेंट होता है और इस तरह की इंडस्ट्री सेटअप होती है तो उसके साथ इनडायरेक्ट ग्रोथ भी होता है। वहाँ मार्केट्स बनते हैं, वहाँ स्कूल बनते हैं, वहाँ अस्पताल बनते हैं, वहाँ शहरों का विकास होता है। तो इट अल्टीमेटली लीड्स टू, मतलब इससे ये फायदा होता है कि छोटे शहरों में डेवलपमेंट हर दिशा में आ जाता है और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भारत सरकार ये दिखा रही है कि हम इन्वेस्टर फ्रेंडली देश हैं। हम ऐसे कदम उठा रहे हैं जिसमें हम उद्योगपतियों को और जो आईटी सेक्टर में स्पेशली निवेश करने वाले हैं, स्टार्टअप्स हैं, वेंचर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको हम ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम पे, उनको हम कंप्लायंस आसान करने के लिए, उनको हम फ्रेंडली गवर्नमेंट, फैसिलिटेटिंग गवर्नमेंट, इस टाइप की इमेज दे रहे हैं। इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा और जब ऐसा होता है तो जो टर्नओवर है इकोनॉमी की वो $40 बिलियन, $50 बिलियन जो ग्लोबल आईटी बीपीओ सेक्टर का साइज है उसका एक बड़ा हिस्सा भारत के हिस्से में आने में संभव हो पाएगा। बिल्कुल अभिषेक सिंह जी, आपने सही कहा कि आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा विजन है उसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम इसे कहा जा सकता है। आशीष जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, चूंकि आप इस इंडस्ट्री से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, जिस तरीके की बाउंडेशन थी, रिस्ट्रिक्शंस थे, किस तरह की दिक्कतें अब तक आप लोगों को पेश आती रही हैं और कहीं ना कहीं उसका असर जो है काम की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है या जो प्रोडक्टिविटी है उस पर पड़ा है, इसके बारे में कुछ आपसे जानना चाहेंगे। जब ये ओएसपी की कार्यप्रणाली आई थी उस समय सरकार का उद्देश्य ये था कि जो बीपीओ कॉल सेंटर 20 साल पहले जब ये ग्रो कर रहा था, एक अर्ली स्टेज में था, इसको मदद करने के लिए। तो सरकार का उद्देश्य इसको
रेगुलेट और ज़्यादा रेगुलेट करने का नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्री ग्रो हुई और साथ साथ ये रेगुलेशन में भी डेवलपमेंट्स आई, तो हुआ क्या कि जगह जगह लोकल जो टर्म सेल्स होते हैं डीओटी के, और उसको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। और जैसे कंपनी ग्रो हुई तो ये रिपोर्टिंग सारे अलग अलग सेंटरों में अलग अलग तरीके से करनी पड़ती है। इसमें कुछ कुछ इंटरप्रिटेशनल इश्यूज भी आने लगे, प्लस जो उद्देश्य था इंडस्ट्री का वो तो अचीव हो ही रहा है ग्रो करने के बाद, और साथ ही जैसे आपने शुरुआत में बताया इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स, वो बेनिफिशियल होने की जगह एक रुकावट बन गई। बैंक गारंटी आपने बोला, नेटवर्क डायग्राम, अब जैसे ही नेटवर्क, तो हर बार एक क्लाइंट ऐड होगा तो नेटवर्क चेंज होगा, तो जैसे ही नेटवर्क चेंज होगा अगर नेटवर्क डायग्राम फाइल करना है तो वो बहुत ही एक कठिन बात है। वर्क फ्रॉम होम के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी और एम्प्लॉयज के सारे डिटेल देने पड़ेंगे। अब वो एम्प्लॉयज चेंज होते रहते हैं, कुछ एम्प्लॉयज कभी घर से काम करते हैं, कभी ऑफिस आते हैं, तो ये बार बार इसको अपडेट करना, इसका कोई ज्यादा इससे कोई रेगुलेशन में भी कोई हमें देश को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो अगर हम सारी तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा रिफॉर्म है। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा है। अभिषेक जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि ये जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें एक और बात जो आई है वो सामने कि जो दंडात्मक प्रावधान है उनको समाप्त किया जाएगा। किस तरीके की पहले क्लॉज थे जिसके तहत अगर बिना परमिशन के अगर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है या इस तरह की चीज़ें जितनी भी थी, उस पर किस तरह के दंड का प्रावधान पहले था, थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, जैसा अभी आशीष जी ने बताया कि जो पहले का रेगुलेशन था वो थोड़ा स्ट्रिंजेंट था और छोटी मोटी गलतियों के लिए जो दंडात्मक प्रावधान लागू हो जाता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर किसी ने एम्प्लॉय कोई बदल गया या नेटवर्क डायग्राम चेंज हो गया तो उसके लिए बार बार रेगुलेटरी अथॉरिटी या कंसर्न डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना इतना सरल प्रक्रिया नहीं होता है। और कई बार हमारा जो तंत्र है उसमें ये एक उत्पीड़न की तरफ भी चला जाता है। और हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका मुख्य उद्देश्य अपना जो समय है काम करने का वो क्वालिटी सर्विस देने के ऊपर जाना चाहिए, आईटी और बीपीओ के ऊपर, बगैर कि ये जो छोटे कंप्लायंस के रिक्वायरमेंट्स में अपने उलझ के रह जाने का। और कई बार क्या होता है, नोटिसेस चली जाती हैं, शो कॉज नोटिसेस चली जाती हैं, कोर्ट केसेस हो जाते हैं, तो इसमें जो इन्वेस्टर है और जो इसमें सर्विस प्रोवाइडर है वो इससे काफी हताश हो जाता है। तो इससे जो सेंटिमेंट है इस तरह के काम करने वालों में, स्टार्टअप्स में, एंटरप्रेन्योर्स में, वो नेगेटिव हो जाता है। तो उससे फिर इन्वेस्टमेंट पे प्रभाव पड़ता है कि फिर लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ से क्यों सर्विस दूं, मैं बांग्लादेश से दे दूंगा, मैं फिलीपीन से दे दूंगा, मैं वियतनाम से दे दूंगा। तो इससे भारत का ओवरऑल लॉस होता है। तो ये जो प्रोविजंस किए गए हैं ये सिस्टम को सरल बनाने के लिए किए गए हैं। सिस्टम का उद्देश्य कभी ये नहीं था कि हम लोगों को तंग करें, परेशान करें, बट इसको अपफ्रंट कहना सरकार का और ये कहना कि हम लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और हम इन रिक्वायरमेंट्स के बगैर आपसे सर्विस लेने में, और सर्विस क्वालिटी अल्टीमेटली निर्भर करेगी कि आपको मार्केट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बड़ा कॉम्पिटिटिव फील्ड है। ये भी नहीं है कि सिर्फ हम कंसेशन दे दिए और हम रजिस्ट्रेशन फ्री कर दिए तो हमको बिजनेस मिल जाएगा। बिजनेस मिलने के लिए जो भी इन्वेस्टर है, जो भी इस आईटी बीपीओ सेक्टर को चला रहा है, उसको क्वालिटी सर्विस देना पड़ेगा। और आज की तारीख में दुनिया भर का कंपटीशन है इस फील्ड में। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया और हो गया। तो वो एक मैसेज जो है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए वो बड़ा पॉजिटिव है और इससे जो सेंटिमेंट इंप्रूव होगा उससे इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा और उससे ये सेक्टर और मजबूत हो पाएगा। बिल्कुल। आशीष अग्रवाल जी, जैसा कि अभिषेक सिंह भी कह रहे थे कि बड़ा कॉम्पिटिटिव ये पूरा सेक्टर है और इंटरनेशनली भी हमको बहुत बड़े बड़े लेवल पे कॉम्पिटिट करना होता है और सर्विस प्रोवाइडिंग की क्वालिटी भी काफ़ी मायने रखती है। इतने रिलैक्सेशंस के बाद ये जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है इसको मेंटेन करना, क्या आप मानते हैं कि ये भी एक चुनौती होगा या फिर इतना कठिन भी नहीं है? देखिए, भारत इस क्षेत्र में सबसे आगे है। हम इस क्षेत्र के लीडर हैं, तो अभी हमें अपनी एडवांटेज को आगे और बढ़ाना है और सरकार ने इसी कदम को देखते हुए ये अनाउंसमेंट किया है। तो हमें पूरा विश्वास है कि इंडस्ट्री जो अपनी लीडरशिप पोजीशन है उसको और अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगी। और इसमें सरकार से हमें कुछ और भी अपेक्षा है कि जैसे कुछ हमारे खास औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, ये एसईजेड होते हैं, अब उधर भी हमें वर्क फ्रॉम होम को क्लैरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब जैसे सिर्फ ये अगर ये ओएसपी
का जो रिफॉर्म हुआ है, इसकी अगर हमें पूरी तरह से जो एडवांटेज है वो लेनी है, तो हमें जो हमारे SEZ है उसमें भी ये वर्क फ्रॉम रिलेटेड हमें रिफॉर्म्स की क्लैरिफिकेशन करनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो हमारे श्रम कानून है, उसको जो नए श्रम कानून आए हैं उसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि कैसे वर्क फ्रॉम होम को फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री ग्रो कर ही रही है और ये बहुत अच्छा रिफॉर्म है और इसको हम और आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल। अभिषेक सिंह जी, जैसा कि आपने भी कहा, काफ़ी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है और ऐसे में चुनौतियां भी कहीं ज़्यादा हैं। पिछले कुछ सालों से IT क्षेत्र ने काफ़ी अच्छा मुकाम बनाया है। आगे आप किस तरह की संभावनाएं और देखते हैं या किस तरह की चुनौतियां भी आपको दिखाई दे रही है? देखिए, अपॉर्चुनिटी तो बहुत है और हमारा IT सेक्टर दुनिया भर में मान्य है। दुनिया भर के लोग हमारी IT सेक्टर की दाद देते हैं और भारत को IT सेक्टर का बैक ऑफिस माना जाता है। अभी हमने एक रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट समिट, रेस 2020 समिट किया था। इसमें दुनिया भर के 147 देशों के लगभग 80,000 लोग जुड़े थे और उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हमने दुनिया को बताया था कि भारत की क्या स्ट्रेंथ है, हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम कितना सुदृढ़ है, कितना मजबूत है और हम कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फील्ड में भी भारत एक गराज के रूप में, भारत एक ऐसे सर्विस प्रोवाइड करने के रूप में उपलब्ध हो पाता है। IT BPO सेक्टर काफ़ी समय से हमारा स्ट्रेंथ रहा है और हमने काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, तो उसको हमको मजबूत करना है और इस कदम से, इस रिफॉर्म से ये और भी ज़्यादा मजबूत होगा। बट एट द सेम टाइम जो चैलेंज है, जो चुनौती है हमारे सामने, और भी विभिन्न देशों से काफ़ी मात्रा में आ रही है। फिलीपींस हो या वियतनाम हो या श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, ये सब देश जो हैं वो अभी हमसे कम्पीट करते हैं। तो हमारा स्ट्रेंथ हमारी क्वालिटी सर्विसेज का है, हमारी स्ट्रॉन्ग IT या BPO सेक्टर इंडस्ट्री का है। सरकार उनके साथ है और मुझे विश्वास है कि सरकार की जो रिफॉर्म पॉलिसीज हैं और जो कंसेशन देने का है और जो हमारी IT सेक्टर की स्ट्रेंथ है और NASSCOM की जो हमेशा से सपोर्ट मिलता रहता है सरकार को, इसके माध्यम से हमारे यहाँ अभी जो कंपनीज हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी नई कंपनीज इस फील्ड में निवेश करेंगी और हम दुनिया में अपनी जो पोजीशन है इसको और भी ज़्यादा मजबूत कर पाएंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, चर्चा में शरीक होने के लिए। तो OSP जो अदर सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, निश्चित रूप से BPO और IT सेक्टर में एक बड़ा बूस्ट साबित होने वाला है। जो कॉम्पिटिटिव एरा है वर्ल्ड पूरा पैनोरमा का, और भारत के IT सेक्टर ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह की प्रगति की है उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा और आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है उसमें भी एक बड़ा कदम साबित होगा। इसी के साथ आज की चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।